नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक प्राचीन ज्ञान के खजाने में झांकेंगे और ये ज्ञान शायद आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, तनाव भरी, उसमें सुकून और सही दिशा पाने में हमारी मदद कर सकता है। अगर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक विषयों पर और चर्चाएं पसंद है और आप अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो आज बात करते हैं लाओ त्सु की और उनके मशहूर ग्रंथ ताओ ते चिंग की। इसमें जीवन को समझने के गहरे राज छिपे हैं, खासकर शांति और वो जिसे आजकल लोग फ्लो कहते हैं उसे पाने के। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से पूछते हैं, ये ताओ, ये शब्द ही बड़ा रहस्यमयी सा लगता है क्या आखिर ये? हाँ, ये वाकई एक गहरा और आसानी से पकड़ में ना आने वाला विचार है। लाओ त्सु खुद कहते हैं कि भाई जिस ताओ के बारे में बताया जा सके वो असली हमेशा रहने वाला ताओ है ही नहीं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की वो अनदेखी अनकही शक्ति है जो हर चीज के पीछे है, सबको जोड़े हुए है, सबको चला रही है। एक तरह का अदृश्य नियम या कहे कि नेचर का अपना तरीका। हाँ बिल्कुल, कुदरत का अपना तरीका। पर हम इंसान क्या करते हैं? हम तो हर चीज को समझना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, परिभाषा में बांधना चाहते हैं और सबसे बढ़कर कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, कंट्रोल। लगता है जैसे अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। यही शायद हम ताओ के उलट जाते हैं ना? बिल्कुल, और यहीं से फिर वो संघर्ष, वो फ्रिक्शन शुरू होता है। सोचिए एक नदी के बारे में। ठीक है। क्या नदी कोई मैप लेकर बहती है? नहीं। क्या वो रास्ते में पहाड़ या चट्टान आ जाए तो उससे लड़ती है, उसे हटाने की कोशिश करती है? नहीं, वो तो बस मुड़ जाती है, रास्ता बदल लेती है। हाँ, वो बस बहती है, नरमी से अपना रास्ता बना लेती है, चट्टान के साइड से निकल जाती है। वो लड़ती नहीं, वो बस मौजूद रहती है और बहती रहती है। लेकिन हम तो लड़ते हैं सिचुएशन से, लोगों से, कई बार तो खुद से ही। हाँ, और इस लड़ाई में हम अपनी कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ताओ हमें सिखाता है कि ये जो हर चीज को काबू में करने की हमारी आदत है ना, उससे थोड़ा ढीला छोड़ें। जीवन का अपना एक नेचुरल फ्लो होता है, उस पर थोड़ा भरोसा करना सीखें। मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये समझना कि हर चीज हमारे जोर लगाने से नहीं बदलती। कई बार बस फ्लो के साथ बहना, उसे एक्सेप्ट करना ज्यादा समझदारी है। जैसे नदी आखिरकार समुद्र तक पहुंची जाती है ना? वैसे ही जिंदगी भी हमें सही जगह ले जा सकती है अगर हम उसे लड़ना बंद कर दें। ये फ्लो के साथ बहना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की दुनिया वो तो बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। हर तरफ हसल कल्चर है, ग्राइंड है, मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत पर जोर। लगता है बिना धक्का मुक्की के कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। यहीं पर ताओ का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आता है, वू वेई। इसका क्या मतलब है? वू वेई, हाँ, इसका ट्रांसलेशन अक्सर होता है बिना कुछ किए करना या एफर्टलेस एक्शन। लेकिन प्लीज इसका मतलब आलस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत गहरा प्रिंसिपल है। अच्छा। आपने शायद ओक यानी बलूत के पेड़ और बांस की कहानी सुनी है? हाँ, सुनिए कि तूफान में अकड़ कर खड़ा रहने वाला ओक पेड़ टूट जाता है और जो लचीला बांस है वो झुक जाता है, हवा को रास्ता दे देता है और तूफान गुजर जाने के बाद वापस सीधा खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, यही है वू वेई का एसेंस। ओक अपनी ताकत से लड़ता है, रेजिस्ट करता है और टूट जाता है। बांस ताकत नहीं लगाता, वो झुककर सिचुएशन के साथ हार्मनी बनाकर बच जाता है। वू वेई का मतलब है बिना जरूरत के फोर्स लगाए, बिना फ्रिक्शन पैदा किए एफिशिएंसी से काम करना, नेचर के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें? मतलब बिना कुछ किए करना तो बड़ा मुश्किल लगता है जब डेडलाइंस हों, जिम्मेदारियां हों। देखिए, इसे ऐसे समझें जैसे किसान बीज बोता है, ठीक है? क्या वो रोज बीज को खोद कर देखता है कि वो कितना बड़ा, या उसे खींच कर लंबा करने की कोशिश करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता ना। वो बस सही माहौल बनाता है, जमीन तैयार करता है, पानी देता है, धूप का इंतजाम देखता है और फिर धैर्य रखता है। हाँ, पेशेंस रखता है। वो बीज को अपना काम करने देता है। यही वो वेई है, जोर लगाने के बजाय सही कंडीशंस बनाना। अच्छा, यानी एक्शन तो लेना है, पर वो एक्शन जोर जबरदस्ती वाला ना होकर माहौल बनाने वाला हो। सही पकड़ा। सोचिए, किसी रिश्ते को चलाने के लिए अगर लगातार जोर लगाना पड़ रहा है, शायद तरीका गलत है।
किसी बहस में चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, ये ऊ वे नहीं है। बच्चे पर पढ़ाई का इतना दबाव डालना कि वो टूट जाए, ये भी ऊ वे नहीं है। ये सब तो बल प्रयोग है, संघर्ष है। हाँ, ऊ वे कहता है कि सही स्थितियां बनाओ, नरमी से गाइड करो और फिर चीजों को नेचुरली होने दो। जब हम बेवजह का संघर्ष छोड़ देते हैं तो हमारे काम अक्सर नेचर के तरीके से अलाइन हो जाते हैं और कम मेहनत में बेहतर नतीजे मिलते हैं। ये ताकत से नहीं, समझदारी से काम लेना है। एग्जैक्टली। और ये समझदारी शायद सिर्फ बाहरी कामों में ही नहीं, हमारे अंदर की दुनिया के लिए भी जरूरी है ना? आजकल हमारी जिंदगियां कितनी भरी भरी सी लगती हैं, सामान से, इंफॉर्मेशन से, सोशल मीडिया, कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं उफ बन जाते हैं और नतीजा एंजाइटी, स्ट्रेस, असंतोष। लाओ त्सु ने बड़ी खूबसूरत बात कही है खालीपन के बारे में। उन्होंने मिट्टी के बर्तन का उदाहरण दिया। हाँ, मैंने पढ़ा है कि बर्तन की उपयोगिता उसकी मिट्टी या डिजाइन में उतनी नहीं जितनी उसके अंदर के खालीपन में है, जिसमें पानी या कुछ और रखा जा सकता है। या फिर कमरे का उदाहरण कि कमरे का असली मकसद दीवारें या छत नहीं, बल्कि वो खाली जगह है जिसमें हम रहते हैं। एकदम सही। अगर बर्तन या कमरा अंदर से पूरी तरह भरे हों तो वो किसी काम के नहीं। अब इसी बात को अपने मन पर लागू करके देखें। हमारे मन भी तो अक्सर भरे रहते हैं। किस चीज से? चिंताओं से, बीते हुए कल के पछतावों से, आने वाले कल की प्लानिंग से, दूसरों से तुलना करने से, एक लगातार शोर। ये सब जैसे मानसिक पत्थर हैं जो हमने अपने मन रूपी कमरे में जमा कर रखे हैं। और जब मन इतना भरा हुआ है तो उसमें शांति, सुकून, खुशी या प्यार महसूस करने के लिए जगह कहाँ बचती है? सादगी, जिसके बारे में ताओ बात करता है, वो सिर्फ बाहरी चीजों को कम करना नहीं है, वो एक गहरा चुनाव है। अपनी मेंटल और इमोशनल दुनिया से भी फालतू बोझ हटाना, गैर जरूरी इच्छाएं, बोझ बन चुके रिश्ते, पुरानी शिकायतें, इन सबको जाने देना, लेट को करना। तो क्या असली खुशी बड़ी अचीवमेंट्स, ज्यादा सामान या ज्यादा बिजी होने में नहीं है, बल्कि इन सिंपल खाली पलों में है? ताओ तो यही इशारा करता है। असली खुशी शायद सुबह की पहली चाय के शांत कप में मिल जाए, या डूबते सूरज के रंगों को देखने में, या बस कुछ पल बिना कुछ किए शांति से बैठने में। लेकिन इन सरल चीजों का आनंद लेने के लिए मन में जगह होनी चाहिए, वो खालीपन होना चाहिए। जब मन शांत और खाली होता है तभी हम जीवन के इन छोटे छोटे अनमोल पलों को सच में जी पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ताओ ते चिंग जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी बड़ी अनोखी दृष्टि देता है, जैसे लीडरशिप के बारे में। ये कहता है कि सबसे अच्छा लीडर वो है जिसके होने का लोगों को पता ही न चले। ये तो आजकल के विजिबल, इम्पैक्टफुल लीडरशिप स्टाइल से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये बहुत रेवोल्यूशनरी विचार है। ताओ उस लीडर की बात करता है जो सामने आके हुक्म नहीं चलाता, ऑर्डर नहीं देता, बल्कि वो पीछे रहकर ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग खुद ब खुद इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, अपनी अंदरूनी ताकत और समझ से जुड़ते हैं। जैसे एक कुशल माली। बिल्कुल, जैसे एक माली होता है, वो पौधों को खींचकर बड़ा नहीं करता, ना ही उन्हें बताता है कि कैसे फलना फूलना है। वो बस अच्छी मिट्टी देता है, जरूरत पर पानी देता है, धूप का ध्यान रखता है, मतलब सही कंडीशंस बनाता है। फिर पौधे अपने आप अपनी पूरी क्षमता से बढ़ते हैं। ऐसा लीडर सेवा भाव से काम करता है, ईगो से नहीं। वो लोगों को एम्पावर करता है, उन पर रूल नहीं। ये भी एक तरह का वू वेई हुआ फिर तो। हाँ, कह सकते हैं, प्रभावी होना बिना जोर जबरदस्ती के। ताओ इच्छाओं, डिजायर्स के बारे में क्या? इच्छाएं तो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं, क्या वे बुरी हैं? ताओ इच्छाओं को बुरा नहीं कहता, लेकिन उनके जाल से सावधान रहने को कहता है। प्रॉब्लम इच्छाओं में नहीं है, प्रॉब्लम है उनसे हमारे अटैचमेंट में और उनकी कभी न खत्म होने वाली नेचर में। अच्छा, आप देखें, बचपन में छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी, बड़े हुए इच्छाएं बढ़ी, एक पूरी होती है, मन दूसरी के पीछे भागने लगता है, फिर तीसरी। ये एक अंतहीन दौड़ है जिसमें सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता, बस अगली इच्छा का इंतजार रहता है। ये तो बहुत जाना पहचाना अनुभव है, जैसे किसी ट्रेडमिल पर भाग रहे हों जो कभी रुकता ही नहीं। बिल्कुल। ताओ का सोल्यूशन ये नहीं है कि सारी इच्छाएं खत्म कर दो, ये शायद पॉसिबल भी नहीं है। सोल्यूशन है कम चाहना, अपनी असली जरूरतों यानी नीड्स
और सिर्फ लालच या समाज द्वारा डाली गई चाहतों यानी वांट्स या ग्रीड के बीच फर्क करना सीखना। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमें सच में क्या चाहिए और क्या सिर्फ एक आदत या होड़ है, तो मन शांत होने लगता है। हम उस अंदरूनी शांति को दोबारा पा सकते हैं जो लगातार अगली चीज के पीछे भागने में खो जाती है। और फिर जीवन का वो पहलू आता है जिससे शायद हम सबसे ज्यादा डरते हैं या बचना चाहते हैं, बदलाव, इम्पर्मनेंस और आखिर में मृत्यु। ताओ इसे कैसे देखता है? ताओ ते चिंग मृत्यु को कोई भयानक अंत या ट्रेजेडी नहीं मानता। इसे जीवन के साइकिल का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु है। ये एक रिदम है, नेचर का नियम है, ये अंत नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर पल, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस बात को मानना, एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। हम चीजों को, रिश्तों को, अपनी जवानी को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हाँ, और इसी पकड़ की वजह से दुख पैदा होता है। जब हम इम्पर्मनेंस को, इस निरंतर बदलाव को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। हमें समझ आता है कि हमारा जो ये तथाकथित कंट्रोल है ना, वो ज्यादातर एक इल्यूजन ही है। हम हर चीज को काबू में नहीं रख सकते। और जब ये समझ आता है तो बड़ा पैराडॉक्सिकल है, लेकिन जीवन और ज्यादा कीमती लगने लगता है। हर पल एक गिफ्ट जैसा महसूस होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पल भी गुजर जाएगा। तब हम उस पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, बजाय इसके कि उसे पकड़ने या बदलने की कोशिश में लगे रहें। एग्जैक्टली। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो ताओ ते चिंग एक तरह से हमें आईना दिखाता है ना? ये हमें समाज के शोर से हटकर अपने अंदर झांकने को कहता है और सवाल पूछता है, क्या मैं वाकई वो जीवन जी रहा हूं जो मेरे नेचर के हिसाब से है, या बस वो जो दुनिया मुझसे चाहती है? ये रास्ता आसान नहीं लगता। इसके लिए अपने डर का सामना करना होगा, अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखना होगा, कंट्रोल छोड़ने का साहस दिखाना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ये रास्ता समर्पण और विश्वास का है, सरेंडर का। लेकिन जब हम आखिरकार ये संघर्ष छोड़ देते हैं, चीजों को बदलने का संघर्ष, खुद को या दूसरों को बदलने का संघर्ष, और जीवन के फ्लो के साथ बहना सीख लेते हैं, तो जीवन एक बोझ या सुलझाई जाने वाली पहेली नहीं रह जाता। वो एक गीत की तरह बन जाता है, जिसे महसूस करना है, जिसके साथ नाचना है। वाह। तब हमें एहसास होता है कि खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं है जिसे कड़ी मेहनत से जीतना है, बल्कि वो तो इसी रास्ते पर हर पल में मौजूद है। बस हमें उसे देखने और महसूस करने के लिए अपने मन में वो जगह बनानी है, वो खालीपन। वाकई ये विचार बहुत गहरे हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। जाते जाते हम एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज आपने जो कुछ भी सुना, ताओ का प्रवाह, वू वेई की सहजता, सादगी का सुकून या बदलाव की स्वीकृति, इसमें से कौन सा एक विचार आपको अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा लागू करने लायक या मददगार लगा, और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें।